वो ग्रेनाइट का बना है, काफी मजबूत। अच्छा, ग्रेनाइट, ठीक है। और हिमाद्री के और दक्षिण में जाएं तो हिमाद्री के दक्षिण में फिर मिलता है लघु हिमालय। इसको हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय, ओके। इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है, मतलब 37,000 से 4500 मीटर के बीच, मोटा मोटा। इसमें पीर पंजाल श्रेणी है जो लघु हिमालय की सबसे लंबी रेंज है। पीर पंजाल सबसे लंबी है लघु हिमालय में, ठीक है जी। इसके अलावा धौलाधार, महाभारत श्रेणियां, ये सब प्रमुख हैं। और जो खूबसूरत घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे हिल स्टेशंस शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब इसी हिमाचल रेंज में आते हैं। वाह, मतलब घूमने फिरने की ज्यादातर पॉपुलर जगह इसी रेंज में है। बिल्कुल। और इसके बाद सबसे बाहरी, सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला, सबसे दक्षिण में शिवालिक। एकदम सही, बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं। ये हिमालय के सबसे नई बनी हुई और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। औसत ऊंचाई बस 900 से 1100 मीटर के आसपास। बस इतनी? हाँ। 900 से 1100 मीटर? हाँ। और इसका निर्माण कैसे हुआ? जो नदियां ऊपर से बहकर आती है ना, वो अपने साथ बहुत सारा मलबा, अवसाद लाती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। अच्छा। उन्हीं के जमने से ये बनी हैं। और ये अवसाद अभी पूरी तरह ठोस चट्टान नहीं बने हैं, मतलब असंपीड़ित हैं। ओहो, इसीलिए शायद यहाँ लैंडस्लाइड्स भी ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल। ये क्षेत्र भूस्खलन के प्रति काफी संवेदनशील है। और एक और बात, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ना कुछ लंबी सपाट घाटियां मिलती हैं। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। अच्छा, देहरादून। हाँ। और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। दून और द्वार, समझ गए। तो ये हो गई 4 परतें, उत्तर से दक्षिण, ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जी हाँ। अब जरा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। सुना है नदियों ने भी इसे बांटा है, ये कैसे है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है हिमालय को रीजनली समझने का। नदी घाटियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर इसके मुख्य रूप से 4 क्षेत्रीय विभाजन हैं। 4 रीजनल डिविजन्स, ओके। पहला है पंजाब हिमालय। ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। इसे कई बार कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं इसी हिस्से को। सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय। ठीक है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा है। सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है और ये इन चारों में सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच। जी। और चौथा और सबसे पूर्वी भाग है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र के बीच फैला है। तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। वाह, मतलब सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक नदियों ने कैसे इस विशाल पर्वतमाला को अलग अलग पहचान दी है। बिल्कुल, ये विभाजन भी काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अच्छा, इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में झीलें भी तो बहुत हैं, कुछ खास झीलें? हाँ हाँ, झीलें तो बहुत हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। वुलर झील, हाँ। वहीं पे डल झील है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। लद्दाख में जाएं तो पैंगोंग त्सो है, त्सुमोरिरी है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलें हैं। पैंगोंग, हाँ, वो तो बहुत फेमस है। जी। और उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सातताल, ऐसी कई झीलें हैं। ये झीलें सिर्फ सुंदर ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ के पर्यावरण, पर्यटन और जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। सही बात है। तो हमने देखा कि हिमालय कितना विशाल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग ऊंचाई वाली श्रृंखलाएं, सुंदर घाटियां, नदियां और फिर पश्चिम से पूर्व की अलग क्षेत्रीय विविधता। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी, मतलब आज भी सक्रिय हैं। हाँ। ये युवा पर्वत हैं। हाँ। और इनमें हलचल होती रहती है। ये लगातार ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, ये अभी भी एक्टिव है? जी हाँ। तो ये जो निरंतर गतिशीलता है, जो हलचल है, इसका इस क्षेत्र के पर्यावरण पर, जो कि काफी नाजुक है, और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन पर भविष्य में क्या असर पड़ सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? ये जो निरंतर बदलाव हो रहा है हिमालय में, इसका भविष्य